हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, एज़ यू ऑल नो, अपने ओएम पार्ट 2 के बारे में चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट कर लिया है अपनों ने। और आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि है डिसबर्समेंट सेक्शन। लेकिन दोस्तों उससे पहले अपने कुछ रिवीजन कर लेते हैं, पहले जो प्रीवियस अपने चैप्टर्स पढ़े हैं। तो देखिए दोस्तों, जो रिवीजन का पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, आपको इस चीज़ को स्किप नहीं कर। और मेरा तो ये मानना है कि आपको जो सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी वो रिवीजन के पार्ट में ही सीखने को मिलती है, राइट। क्योंकि एक बार जो है पढ़ते हैं हम, तो फिर मान लें किसी ने बता दिया, किसी ने पढ़ा दिया, जब तक वो इसको रिवीजन नहीं करवाए या हम उसको खुद रिवीजन नहीं करें तो हमें चीज़ें दिमाग में याद नहीं रहती। तो पहले अपने रिवीजन करेंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे, फिर आज अपने 4th नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक चाहिए तो दोस्तों कमेंट कर देना किसी को, तो मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगा। ये सुनो, तो देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 में अपनों ने क्या पढ़ा। चैप्टर नंबर 1 जो था वो दोस्तों रिकॉर्ड सेक्शन था। तो उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं, तो दोस्तों प्रॉम्प्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनवार्ड डाक एंड प्रॉम्प्ट डिस्पैच ऑफ आउटवार्ड डाक। क्या होता है, इनवार्ड डाक और आउटवार्ड डाक का प्रॉम्प्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब कोई भी डाक आई, उसको रजिस्टर किया, इसमें दोस्तों उसको डायराइज्ड बोलते हैं, उसको डायरी करना, राइट। इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा कि आपने डाक को डायरी किया है, तो आपको डायरी करना है और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनवार्ड जो आई उसको डायरी किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, जो जाने वाली है उसको डायरी किया और उसको डिस्पैच किया। आगे है दोस्तों मेंटेन ऑफिस लाइब्रेरी, ऑफिस की लाइब्रेरी को मेंटेन करना है। आगे क्या है, टू इंडेंट फॉर रिसीव डिस्ट्रीब्यूट। क्या, किसका इंडेंट देना है। दोस्तों इंडेंट का मतलब पता है क्या होता है, कोई भी अपने डिमांड जो देते हैं वो इंडेंट के रूप में देते हैं, ठीक है। जैसे मुझे 50 पेंसिल के पैकेट चाहिए, 20 पेन चाहिए, 20 रिम चाहिए, ठीक है, और स्टेशनरी का 50 स्टेपलर चाहिए, ठीक है, टैग के पैकेट्स चाहिए, राइट, फ्लैक्स चाहिए। तो ये सारा स्टेशनरी का सामान है, जो उसको बोलता हूँ इंडेंट, ठीक है, इंडेंट करना। और दोस्तों जब इंडेंट कर दिया, इसके बाद सामान रिसीव होगा, सामान रिसीव होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये स्टेशनरी के संदर्भ में बोला गया है, राइट। स्टेशनरी और फॉर्म्स, दोस्तों फॉर्म्स कौन से होंगे, बहुत सारे प्रकार के दोस्तों फॉर्म्स आ सकते हैं। फॉर्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, मान लो आपको क्वार्टर लेना है, ठीक है, तो उसका क्वार्टर अलॉटमेंट का फॉर्म होगा। और भी बहुत टाइप के दोस्तों फॉर्म हमारे, जैसे जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन करना है किसी को, या अभी एनपीएस है तो एनपीएस के फॉर्म भर के देना है अपने को, ठीक है। और भी दोस्तों बहुत सारे प्रकार के फॉर्म हो सकते हैं, एचआरए का फॉर्म हो सकता है। किसी भी प्रकार की स्टेशनरी, किसी प्रकार के फॉर्म्स जो हैं, राइट, उनका इंडेंट करना, रिसीव करना, डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम है रिकॉर्ड सेक्शन का। और क्या करना है, टू कीप एन अकाउंट ऑफ, अकाउंट रखना है कि इसका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड फॉर्म्स हेड इन इट्स चार्ज। कितने स्टेशनरी, कितने फॉर्म्स पड़े हैं, उनका कितने स्टेशनरी, कितने फॉर्म्स रखे हैं, उन सब का अकाउंट का मेंटेनेंस अकाउंट रखना, राइट। कितने आए, कितने मेरे पास है और कितने मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आगे चलिए दोस्तों, प्रिजर्व रिकॉर्ड्स इन रिकॉर्ड रूम एंड डिस्ट्रॉय टाइम एक्सपायर्ड रूम। रिकॉर्ड्स रूम के अंदर रिकॉर्ड को प्रिजर्व करना, उनकी देखभाल करना, यस और नो। इसके बाद दोस्तों इनका जो टाइम एक्सपायर्ड हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, ये रिकॉर्ड सेक्शन का काम है मेरा। टू प्रोक्योर, डिस्ट्रीब्यूट एंड करेक्ट बुक्स ऑफ रेगुलेशंस, आर्मी इंस्ट्रक्शंस, आर्मी ऑर्डर। आर्मी इंस्ट्रक्शन, आर्मी ऑर्डर्स, कुछ रेगुलेशंस जो हैं बुक्स जो है रेगुलेशंस वाली, उनको प्रोक्योर करना, खरीदना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, राइट। टू अरेंज फॉर प्रिंटिंग ऑफ फॉर्म्स। और दोस्तों कुछ फॉर्म्स प्रिंट करवाने हैं आपको, मान लो ऑफिस के अंदर, तो उसका अरेंजमेंट भी क्या है, रिकॉर्ड सेक्शन करता है। अब देखिए दोस्तों, एक बार मैंने बता दिया आपको, अब इसका और शॉर्ट ट्रिक कैसे अपनी कुछ याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो सबके मैंने दोस्तों कीवर्ड निकाली है, ठीक है, कीवर्ड अपने निकाल लिए। मान लो ऐसे लाइन देगा तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि एक शब्द में आपसे सवाल पूछ लेगा। अब ये सवाल उसने पूछा है, जैसे ये सवाल मान लो आप, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन रिकॉर्ड रूम एंड डिस्ट्रॉय द टाइम एक्सपायर्ड रिकॉर्ड्स विच सेक्शन डन बाय विच सेक्शन ऑफ पीसीडी ऑफिस, राइट। मतलब कौन सा पीसीडी ऑफिस का ये काम करता है, तो इसके अंदर क्या आ गया, रिकॉर्ड आ गया, राइट। इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों टू अरेंज फॉर फॉर्म्स एंड टू अरेंज फॉर प्रिंटिंग ऑफ फॉर्म्स डन बाय विच सेक्शन ऑफ पीसीडी ऑफिस, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर्म्स आ गए, तो इसके कीवर्ड निकालिए दोस्तों। डाक मिल जाए आपको, लाइब्रेरी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाए, स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाए, रिकॉर्ड दिख जाए आपको कीवर्ड, रेगुलेशंस दिख जाए, इंस्ट्रक्शंस दिख जाए, फॉर्म्स दिख जाए। तो ये सारे कीवर्ड जब आपको दिख जाएंगे तो आपको रिकॉर्ड सेक्शन मार्क करके आना है, राइट। कीवर्ड आपको क्या क्या ध्यान रखना है, डाक, लाइब्रेरी, स्टेशनरी, रिकॉर्ड्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, फॉर्म्स, ये कीवर्ड जब आपको मिल जाएंगे तो आपको रिकॉर्ड सेक्शन मार्क करना है, राइट। कंक्लूजन दोस्तों क्या निकाला है, और छोटे तरीके से पेपर कागज़ से बनी है तो उनकी बात हो रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सारी चीज़ें पेपर कागज़ ऐसा जैसा फील नहीं हो रहा, कागज़ जैसा फील नहीं हो रहा आपको, ठीक है। स्टेशनरी हो गई, फॉर्म्स आ गए, लाइब्रेरी है उसके अंदर भी किताबें हैं, डाक जा रही है, डाक में भी कागज़ हैं, लिफाफे होंगे, राइट, बुक्स आ गई, रेगुलेशंस आ गए, आर्मी इंस्ट्रक्शंस आ गए, ऑर्डर्स आ गए, मतलब कागज़ जैसा फील हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कागज़ को स्टोर किया जा रहा है रिकॉर्ड सेक्शन में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है आपको रिकॉर्ड सेक्शन की ड्यूटी आपको ऐसे याद रखनी है। इसके बाद देखिए दोस्तों, पैरा नंबर 61 पढ़ा, इसके अंदर मैंने बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट जो है रिटेंशन पीरियड बताए डॉक्यूमेंट्स के, उसमें से भी दोस्तों मैंने 7 या 8 जो है आपके लिए निकाले हैं, ठीक है। वो भी याद नहीं रहे तो कम से कम इतने तो आपको याद करने ही करने हैं। सबसे पहला है S&S इंप्रेस्ड अकाउंट ऑफ फील्ड कैशियर, 6 साल है इसकी। दोस्तों
S&S इम्प्रेस्ड अकाउंट है फील्ड कैशियर का, उसका रिटेंशन पीरियड कितना है, 6 साल है, राइट। 6 साल कब है, अकाउंट के फाइनल हो जाने के बाद, राइट। जिस डेट को मेरा अकाउंट फाइनल हो गया उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, उसके बाद मुझे 6 साल लगेंगे। 6 साल तक मुझे स्टोर रखना है, उसके बाद उसको मैं जला सकता हूँ, जो भी मेरा को डिस्पोज ऑफ करना है। DAD के लोगों का पे एंड अलाउंसेस का एक्विटेंस रोल दोस्तों 6 साल है इसकी लाइफ भी, और जून और दिसंबर वाले को 35 साल करना है, राइट। LP बिल और LTC बिल दोस्तों LL है, दोनों की 5 साल। LP बिल LTC बिल LL है 5 साल, राइट। CEA का दोस्तों 3 ही शब्द है, 3 साल, राइट। CEA की दोस्तों 3 ही शब्द हैं, 3 साल लाइफ है इनकी। कैश बुक दोस्तों 10 साल, बड़ा डॉक्यूमेंट है, पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो कम से कम 10 साल तो भैया लिखूंगा मैं, रखूँगा उसको। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, MES का C कैश बुक था, C कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, राइट। MES का 10 साल, राइट। C के बाद क्या आएगा दोस्तों, D डिफेंस लेजर, इसको मैं 10 साल रखूँगा। PPO दोस्तों पेंशन पेमेंट ऑर्डर 75 साल मुझे रखना है। PPO दोस्तों 75 साल मुझे रखना है। एक बार और सुनिए, S&S इम्प्रेस्ड जो है उसको 6 साल रखना है। DAD के लोगों का पे का एक्विटेंस रोल कितना टाइम रखना है, 6 साल, राइट। जून और दिसंबर का 35 साल। LP बिल LTC बिल LL है 5 साल। CEA है 3 ही शब्द है, 3 साल। कैश बुक है दोस्तों बड़ा डॉक्यूमेंट है, कुछ लंबे टाइम के लिए रखूँगा तो उसको 10 साल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है दोस्तों, MES का 10 साल रखूँगा मैं। डिफेंस लेजर भी 10 साल रखूँगा। कैश बुक, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, MES 10 साल, डिफेंस लेजर भी 10 साल। PPO 75 साल। याद हुआ दोस्तों कुछ 10-20%? आगे चलिए, आगे है फ्रेंड्स AN और AN पे सेक्शन, राइट। चैप्टर 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने, AN और AN पे। AN मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, AN पे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पे सेक्शन, राइट। इसको ऐसा ही बोला जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो बातें करेंगे अपने, एक तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें करेंगे। पावरफुल सेक्शन है दोस्तों, इसका पूरा होल्ड रहता है पूरे डिपार्टमेंट पे, सभी सेक्शंस पे, राइट। और दोस्तों इसके अंदर जो बातें अपने करेंगे, इसके अंदर जो टॉक्स जो होगी हमारी, वो सारी DAD ऑफिशियल्स से रिलेटेड होगी। और दोस्तों DAD ऑफिशियल्स के अंदर कौन कौन आते हैं, गैजेटेड, नॉन गैजेटेड ऑफिसर, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C सर्विस। अब चलिए देखते हैं एक एक करके। पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोई दिक्कत है दोस्तों इसमें? कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैनेजमेंट की जब बात आ जाएगी, मैनेज करने की, तो एडमिन सेक्शन करेगा भैया। एडमिन का पूरा मैनेजमेंट है, एडमिन का पूरा कंट्रोल है सभी चीज़ों पर, राइट। दोस्तों आपके ऑफिस में आपने देखा होगा जो एडमिन सेक्शन है, कोई भी चीज़ को मैनेज करना हो, कोई ऑफिसर आ गया, ठीक है, कोई भी चीज़ का मैनेजमेंट करना हो, कोई भी चीज़ नई घटित होती है, तो मैनेजमेंट का काम दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन को दिया जाता है, ठीक है। आपका रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, कंफर्मेशन, पे, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, लीव, रिटायरमेंट ऑफ ऑफिसर्स, ये सारे काम जी AN और AN पे ऑफिस करता है। अब दोस्तों इसको मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा कहाँ करता है दोस्तों, ये डिपार्टमेंटल फिजिबिलिटी, ऑफिस फिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि ये AN को दे दिया या AN पे को दे दिया, राइट। PCD CDA कंसर्न पे डिपेंड करता है, इसलिए इनके फंक्शन अपने को एक साथ ही पढ़ने हैं। अब दोस्तों पे की जब बात आएगी तो मैं AN पे में घुस जाऊँगा, ठीक है। जहाँ मेरे इंक्रीमेंट की बात आएगी तो मैं पे में चला जाऊँगा, राइट। प्रमोशन की बात आएगी तो मैं पे में चला जाऊँगा, ठीक है। मेरे रिक्रूटमेंट की बात आएगी तो मैं AN में चला जाऊँगा, मेरे पोस्टिंग की बात आएगी जब मैं AN में चला जाऊँगा, जब मेरे ट्रांसफ़र की बात आएगी तो मैं 1000% AN में चला जाऊँगा, राइट, एडमिन सेक्शन में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें पढ़ी। थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे है दोस्तों कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। कंडक्ट एंड डिसिप्लिन से रिलेटेड बात आएगी, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन से बात आएगी। कंडक्ट मतलब कुछ न कुछ नियम तोड़ा है, वो नियम पालन कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें कंडक्ट व डिसिप्लिन AN और AN पे में। पर्सनल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कंडक्ट व डिसिप्लिन। अपार्क से रिलेटेड दोस्तों बातें आएगी तो भी AN सेक्शन में जाएगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम की रिलेटेड बातें आएगी दोस्तों। आपका ना जो अभी 2 जून का एग्ज़ाम है, वो आपने रोल नंबर कहाँ से आपका इशू हुआ है, मेन ऑफिस के, राइट। आपने कहाँ अपना जो फॉर्म भर के दिया था दोस्तों, आपने AN सेक्शन को भर के दिया था। मेंटेनेंस ऑफ सर्विस डॉक्यूमेंट दोस्तों, मेरी सर्विस बुक, आपकी सर्विस बुक कहाँ पे मेंटेन होती है, एडमिन सेक्शन में मेंटेन होती है, राइट। ऑफिस की दोस्तों सिक्योरिटी की बात है, केयर ऑफ बिल्डिंग की बात है, फर्नीचर की बात है दोस्तों। मशीनों की देखभाल का काम भी एडमिन सेक्शन को दिया गया है, जैसे फोटोकॉपी की मशीन है, फैक्स की मशीन ख़राब हो गई, कोई अदर मशीनें ख़राब हो गई दोस्तों, तो वो सारा काम भी एडमिन सेक्शन, मेरा एडमिन पे सेक्शन करेगा दोस्तों। मैं एडमिन सेक्शन बोलूँ तो आपको इसको एक साथ अटैच कर देना है एडमिन पे की, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। आगे देखिए दोस्तों, एक जो काम है वो है तो डाक सेक्शन का, रिकॉर्ड सेक्शन का, लेकिन वो काम करता है AN या AN पे सेक्शन। कौन सा है दोस्तों? सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल तथा DO लेटर्स का डायराइजेशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। दोस्तों ये है तो लेटर ही, लेकिन दोस्तों सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय है, चीज़ें लीक ना हो जाए, इसलिए इसकी जिम्मेदारी एडमिन सेक्शन को दी गई है, राइट। दोस्तों क्या पढ़ा? मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारी चीज़ें, कंडक्ट डिसिप्लिन, अपार डिपार्टमेंटल एग्जाम, सर्विस डॉक्यूमेंट मेंटेन, ऑफिस सिक्योरिटी, बिल्डिंग फर्नीचर की देखभाल करना, मशीनों की देखभाल करना, सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल, DO लेटर्स का डायराइजेशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन करना, राइट। आगे चलिए दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ पे बिल्स ऑफ गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड पर्सोनल ऑफ द ऑफिस। दोस्तों आपके ऑफिस के अंदर गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर कौन कौन है? दोस्तों आप लोग ही तो हो, DAD के ऑफिशियल्स की बात कर रहा है, राइट। प्रिपरेशन ऑफ पे बिल्स ऑफ गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड पर्सोनल ऑफ द ऑफिस, राइट। गैजेटेड और नॉन गैजेटेड जो कार्मिक है, पर्सोनल मतलब कार्मिक है ऑफिस के, उनसे रिलेटेड पे बिल्स बनाना, राइट।
पे बिल्स मतलब दोस्तों कुछ पे करना है आपका, पहले उसका बिल बनता है, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, जांचें होती है, फिर उसको पास किया जाता है। कोई भी दोस्तों अमाउंट पहले हमें बिल पेश करना पड़ेगा, राइट, वेदर इट इज़ कंटिजेंट बिल और अदर टाइप ऑफ बिल, देन दैट बिल विल बी पेड स्टैम्प्ड, और दोस्तों उसको पास करके आपके अकाउंट में पैसा दिया जाता है, राइट। कुछ ऑफिसेज में कि दोस्तों गैजेटेड ऑफिसर्स के पे बिल पे सेक्शन में बनाते हैं। अब इसका मतलब दोस्तों क्या है, यहाँ पे 3 सेक्शन के काम आ गया। एक तो मेरे AN का आ गया, एक मेरे AN पे का आ गया, एक मेरा दोस्तों पे सेक्शन का काम आ गया, ठीक है। तो अब मान के चलिए इस लाइन से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इस लाइन से सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा, राइट। तो आपको याद रखना है, ये लाइन मैंने इसके अंदर दोस्तों क्यों इंक्लूड करी है, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहता इसके अंदर, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट है दोस्तों, गैजेटेड ऑफिसर आते हैं, नॉन गैजेटेड ऑफिसर आते हैं मेरे, गैजेटेड आते हैं, नॉन गैजेटेड ऑफिसर आते हैं मेरे, ग्रुप A सर्विस के लोग आते हैं, ग्रुप B सर्विस के लोग आते हैं, नॉन गैजेटेड के अंदर ये सारे लोग आते हैं दोस्तों। गैजेटेड ऑफिसर के अंदर ग्रुप A के अंदर IDAS और सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर आता है, राइट। IDAS दोस्तों कहाँ से आते हैं, UPSC से रिक्रूट होते हैं, और SEO दोस्तों AO का प्रमोशन करने के बाद SEO बना दिया जाता है उनको, राइट। ग्रुप B सर्विस के अंदर इसमें क्या जाएगा दोस्तों, ग्रुप B में AO WO हिंदी ऑफिसर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, राइट, इसको दोस्तों A कर लेना आप, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, राइट। नॉन गैजेटेड में दोस्तों क्या क्या आ जाएगा, सीनियर ऑडिटर, ऑडिटर, क्लर्क, टाइपिस्ट, DEO, स्टेनो, MTS, राइट, ये सारे प्रकार के आ जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का एडवांस चाहिए, राइट। ऑफिस कंटिजेंट का दोस्तों पैसा चाहिए, ठीक है। परमानेंट एडवांस में क्या क्या आ जाएगा, कंप्यूटर का, हाउस बिल्डिंग एडवांस का, LT से रिलेटेड, TADA से रिलेटेड सारे एडवांस आ जाएंगे दोस्तों। आपको कंप्यूटर एडवांस मिलता है, आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता है दोस्तों, आपको LTC का भी एडवांस मिलता है, राइट। LTC का कितना एडवांस मिलता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे को, राइट। TADA का दोस्तों एडवांस ले सकते हो, राइट। अभी आप दोस्तों एग्जाम देने जाओगे तो आपको आने जाने का ट्रेल का फेयर मिलेगा, ठीक है, तो दोस्तों आप इसको एडवांस क्लेम कर सकते हो, राइट। बाद में इसका फाइनल बिल आप सबमिट करोगे तो वो सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये सारे परमानेंट एडवांस देने हैं, ये किसके काम है दोस्तों, AN और AN पे के, राइट। ऑफिस के कंटीजेंट से रिलेटेड कुछ भी खर्चा है तो वो दोस्तों AN और AN पे करता है। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक दोस्तों, कैश बुक को मेंटेन करना, ठीक है, उसका काम भी सारा किसका है, AN और AN पे का। अब देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक की बात करी तो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कैश बुक को रखने की जो पीरियड है वो कितना है दोस्तों, 10 साल। अब आपको जब भी कैश बुक दिखे आपकी लाइफ के अंदर, डेली आप ऑफिस जाते हो, आपको कभी भी कैश बुक दिख जाए तो उसको देख के ऐसे बोलना, तेरा रिटेंशन पीरियड तो 10 साल है, 10 साल के बाद तुझे हम डिस्ट्रॉय करेंगे, राइट। तो ऐसे आपको चीज़ें याद होगी, चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा, राइट, अपनी डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को लाना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक है दोस्तों 10 साल। स्क्रूटिनी एंड काउंटर सिग्नेचर ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम्स ऑफ ऑफिसर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों, स्क्रूटिनी करनी है, किसकी स्क्रूटिनी करनी है, जो क्लेम आया उसकी, और काउंटर सिग्नेचर की, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस की, ठीक है। हम कहीं जाके आए हैं तो वो मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ठीक है, उसको मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। टीए मुझे मिलता है, राइट दोस्तों, 2 प्रकार का टीए मुझे मिलता है, एक मेरी तनख्वाह में जुड़ के भी आता है मुझे, उसको भी मैं ट्रैवलिंग अलाउंस बोलता हूँ, ठीक है, वो दोस्तों मेरा परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस है, राइट। अगर मैं कहीं पर TD पे जा रहा हूँ, टेम्परेरी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मैं ऑफिशियल वर्क के लिए कहीं जा रहा हूँ, तो दोस्तों तब भी मेरी सरकार मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस देती है, टीए देती है, राइट। तो दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस का जो स्क्रूटनी है उसके बिल्स की, उस पर काउंटर सिग्नेचर किए हैं, उनको वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो दोस्तों ऑफिसर और एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का वो सारा काम भी ये सेक्शन करता है। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों AN और AN पे क्या क्या काम करता है, पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करता है, ये सारे काम करता है, कंडक्ट व डिसिप्लिन, अपार, डिपार्टमेंटल एग्जाम, सर्विस डॉक्यूमेंट मेंटेन, ऑफिस सिक्योरिटी, केयर ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनों की देखभाल करना दोस्तों, फोटोकॉपी मशीन, फैक्स मशीन, अदर मशीनों की सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल तथा DO लेटर्स का डायराइजेशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको याद रखना है। प्रिपरेशन ऑफ पे बिल्स ऑफ गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड पर्सनल ऑफ द ऑफिस, DAD ऑफिशियल्स की बात कर रहा है, ये चार्ट आपको याद रखना है, राइट। परमानेंट एडवांस है, ऑफिस कंटीजेंट से रिलेटेड दोस्तों जो खर्चे हैं वो ये सेक्शन देखते हैं, कंप्यूटर, HB, LTC, TAD। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक दोस्तों, कैश बुक की मेंटेनेंस करता है, कैश बुक का रिटेंशन पीरियड 10 साल है। सिक्योरिटी एंड काउंटर सिग्नेचर ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम्स ऑफ द ऑफिसर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी और उन पे काउंटर सिग्नेचर की जांच करने का काम भी AN और AN पे सेक्शन करता है। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है ये, प्रिपरेशन ऑफ पेंशन क्लेम्स ऑफ गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड स्टाफ ऑफ द ऑफिस दोस्तों, पेंशन क्लेम्स का प्रिपरेशन करता है गैजेटेड और नॉन गैजेटेड स्टाफ का। गैजेटेड नॉन गैजेटेड कौन है दोस्तों, अभी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया, ठीक है, और उनकी सर्विस का वेरिफिकेशन करना, राइट। पेंशन क्लेम कब बनाएगा और उनकी सर्विस का वेरिफिकेशन करना दोस्तों, हमारी जो वेरिफिकेशन है सर्विस की वो हर साल होती है हमारी सर्विस बुक के अंदर, राइट। अब जब आप दोस्तों एलियोस में जाओगे तो आपको अगर आपके ऑफिस के अंदर कोई डिपो आता है, ठीक है, वेदर इट इज़ एम्यूनिशन डिपो, वेदर इट इज़ ऑर्डिनेंस डिपो, राइट, तो उसके अंदर दोस्तों बहुत सारे सिविलियंस काम करते हैं, जिसको दोस्तों इंडस्ट्रियल पर्सन बोलता हूँ, ठीक है, वो दोस्तों डिफेंस सिविलियंस होते हैं। तो उनकी सर्विस बुक जो है दोस्तों, उनका ऑडिट करने का जो जिम्मेदारी है दोस्तों वो RO के स्टाफ की होती है, राइट। वेदर दे आर NIP और IP, नॉन इंडस्ट्रियल पर्सन भी होते हैं दोस्तों कुछ, और कुछ इंडस्ट्रियल पर्सन होते हैं जो डिफेंस सिविलियन बोलते हैं।
बोलते हैं। डिफेंस सिविलियन कौन हुआ? जिनकी तनख्वाह डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से जाती है। समझ में आया दोस्तों? तो उनकी सर्विस बुक जो है हम देखते हैं, तो उसमें देखते हैं हम ईयरली वेरिफिकेशन हुआ या नहीं है। तो इसलिए हमारी दोस्तों जो सर्विस बुक है उनका भी वेरिफिकेशन होता है उन्हीं की तरह, राइट। तो देखिए दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ पेंशन क्लेम्स ऑफ गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड स्टाफ ऑफ द ऑफिस एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस। अब दोस्तों पेंशन की बात आई है तो मेरा दिमाग दोस्तों बहुत चलने लग गया पेंशन को सुनते सुनते। अरे पेंशन है, तो दोस्तों मैंने क्या सोचा, पेंशन से रिलेटेड पीपीओ का जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है उसको 75 साल रखना है मुझे, राइट। पीपीओ की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पेंशन पेमेंट ऑर्डर। भूल जाओगे एक बार अपनी रफ कॉपी में लिख के देख लीजिए। कमेंट सेक्शन में दोस्तों जो चीज़ें आपको याद करनी हो कमेंट सेक्शन भर दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन दोस्तों है ही इसीलिए कि आपको जो चीज़ें याद नहीं हो रही हो, जो फुल फॉर्म आ रही हो, कुछ भी हो उसको भर दो, ठीक है। पूरे दिन टाइप करते रहो, कमेंट करते रहो, राइट। मैं जवाब नहीं दूंगा तो दोस्तों आपका कोई भाई, आपका कोई दोस्त आपको जवाब दे देगा उस चीज़ का, राइट। अब देखिए दोस्तों, पेंशन जो है उससे रिलेटेड मेरी बात आई तो मुझे पीपीओ याद आया, 75 साल जिसको रखना है। दोस्तों पेंशन की जब बात आई तो आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड जो पेंशन डिसबर्समेंट का काम करता है वो मेरे डीपीडीओ ऑफिस में मुझे याद आने लगे, राइट। दोस्तों पेंशन की जब बात आई तो मुझे पीपीओ याद आया, 75 साल मुझे रखना है। और दोस्तों जब पेंशन की बात आई तो मेरे डीपीडीओ ऑफिस भी मुझे याद आने लगे। कितने हैं दोस्तों? 51 + 12 हैं, टोटल कितने हो गए? 63 हो गए मेरे भैया। डीपीडीओ कितने हैं दोस्तों? 51 + 12 हैं, टोटल कितने हो गए? 63 हो गए मेरे भैया। 12 दोस्तों 51 तो आ जाएंगे दोस्तों अलग सीडीए पीडी मेरठ के अंदर। और दोस्तों सीडीए पीडी मेरठ दोस्तों डीपीडीओस को कंट्रोल करता है। सीडीए पेंशन डिसबर्समेंट ऑफिस मेरठ जो है दोस्तों मेरे डीपीडीओस को कंट्रोल करता है। तो 51 तो इसके अंदर आएंगे और दोस्तों जो 12 बचे हैं वो सीडीए चेन्नई के अंदर आएंगे, राइट। अब दोस्तों जैसे ही चेन्नई आया तो दोस्तों मेरा दिमाग घूमा। अरे चेन्नई से रिलेटेड तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक याद करी थी। तो मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक क्या थी? जब सिकंदर चेन्नई गया, राइट। जब सिकंदर चेन्नई गया तो दोस्तों इससे मुझे क्या याद आया? अरे मेरे तो 6 रीजनल सीडीए हैं, ठीक है। 6 ही मेरे रीजनल पीसीडीए हैं, 6 मेरे रीजनल सीडीए हैं, 6 मेरे रीजनल पीसीडीए हैं। जब सिकंदर चेन्नई गया का मतलब दोस्तों क्या होता है? जबलपुर, सिकंदराबाद और चेन्नई, 3 तो ये हो गए। और दोस्तों 3 आपको क्या याद करवाए थे? मैप गो ट्रिक। मेरठ, पटना, गुवाहाटी, मैप गो। जब सिकंदर चेन्नई गए 6 रीजनल सीडीए। दोस्तों जिन्होंने इस ट्रिक से याद नहीं किया मैं गारंटी ले सकता हूँ 2000% की कि वो एग्ज़ाम में ये पूरे नहीं लिख पाएंगे। 12 ये और 1 पीसीडीए ओ, राइट। हमारे 13 जो हैं आर्मी से रिलेटेड मेन ऑफिसेज हैं, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 6 रीजनल सीडीए हैं, 6 मेरे रीजनल पीसीडीए हैं, राइट। दोस्तों मेरे 6 जो रीजनल पीसीडीए हैं वो आर्मी कमांड्स के हिसाब से एस्टेब्लिश्ड किए गए हैं, राइट। अब दोस्तों आर्मी की कमांड्स को कैसे याद करूंगा मैं? 6 + 1 से याद करूंगा। 6 कौन कौन सी हैं दोस्तों? नॉर्थ में जम्मू, साउथ में पूना, ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में चंडीगढ़, सेंटर में लखनऊ, साउथ वेस्ट में जयपुर, +1 ट्रेनिंग कमांड शिमला। याद हुआ दोस्तों? ऐसे आपको चीज़ों को याद करना है। दोस्तों जब पेंशन का दिमाग में आया तो मुझे मेरा पीपीओ याद आया 75 साल का, मुझे मेरे डीपीडीओ ऑफिस याद आए और दोस्तों पेंशन से रिलेटेड मुझे स्पर्श भी याद आ गया, राइट। और दोस्तों ये लेटेस्ट घटना हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर हो रही है तो इसकी आपको फुल फॉर्म जो है 1000% याद होनी चाहिए। क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों क्या काम है स्पर्श का? इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट टू मीट द पेंशन सेंक्शन। इम्प्लीमेंट करी है गवर्नमेंट ने, क्या रिक्वायरमेंट करने के लिए? पेंशन सेंक्शन हो जाए और क्या हो जाए दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, पेंशन का डिसबर्समेंट हो जाए, ठीक है। पेंशन का डिसबर्समेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर आर्मड फोर्सेज, आर्मी नेवी एयरफोर्स प्लस डिफेंस सिविलियंस, राइट। इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट टू मीट द पेंशन सेंक्शन एंड डिसबर्समेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द आर्मड फोर्सेज एंड डिफेंस सिविलियंस। दोस्तों इससे रिलेटेड सारे काम जो है स्पर्श में होने लगेंगे। और दोस्तों इसके अंदर बहुत सा बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर क्या होगा? थोड़ी सी बातें और सुन लीजिए कि जो लोग जिनको पेंशन मिल रही है उनको एक पोर्टल दे दिया जाएगा, ठीक है। कि आप लॉगिन करो उसके अंदर मोबाइल नंबर से, आईडी से, किसी भी प्रकार से, और आप अपनी सारी चीज़ें उसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। आपको बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपका सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा, राइट। आगे देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों बिल्स ऑन अकाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। दोस्तों कोई भी आपका मेडिकल एक्सपेंसेस है, मेडिकल का खर्चा है, मान लो आपको चोट लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, राइट। तो किसी ने मान लो सर्जरी करवाई है किसी प्रकार की, तो दोस्तों उस प्रकार का जो मेडिकल का क्लेम है वो भी एएन या एएनपी सेक्शन में जाता है, राइट। आप दोस्तों आपके ऑफिस के अंदर, तो आप अपने ऑफिस में जाओगे आज तो आपको अलमारी में जाना है, आपकी एडमिन की अलमारी में, इसके अंदर जाके आपको दोस्तों मेडिकल एक्सपेंसेस की फाइल निकालनी है, ठीक है, जिसने मेडिकल रीइंबर्समेंट किया हो, ठीक है। कभी ना कभी दोस्तों किसी ने किसी भी प्रकार का मेडिकल एक्सपेंस से रिलेटेड रीइंबर्समेंट मांगा होगा, राइट। तो देखिए दोस्तों आप उसमें देखोगे जो एड्रेस किया गया है ना, सेवा में श्रीमान रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक प्रशासन अनुभाग या प्रशासन, इसको एन पे को क्या बोलेंगे? प्रशासन, या तो ये लिखा होगा एन सेक्शन या एन पे सेक्शन लिखा होगा, ठीक है, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन पे सेक्शन, एन पे सेक्शन लिखा होगा, राइट। तो वो चीज़ें आपको देखनी है आज फाइल में जाके,
राइट। आगे देखिए दोस्तों, पेमेंट ऑफ एडवांसेज ऑफ पे एंड ट्रैवलिंग अलाउंस। राइट दोस्तों, आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके जो पे है ट्रैवलिंग अलाउंस का, उसका पेमेंट दोस्तों आप एडवांस ले सकते हो। राइट वो सारा काम इसी ऑफिस के अंदर होगा, इसी सेक्शन के अंदर होगा। और दोस्तों विड्रावल फ्रॉम द जीपी फंड। राइट, अब अगर आप जीपी फंड से विड्रॉ करते हो तो वो सारा काम भी जो है मेरे इन दोनों सेक्शन के अंदर होगा। एप्लीकेशन फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आपकी कहीं और नौकरी लग गई, राइट, तो आपको छोड़ के जाना है डिपार्टमेंट, तो आपको परमिशन जो है इसी सेक्शन से लेनी पड़ेगी। राइट, प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ LCH प्लस कैश रिक्वायरमेंट एस्टिमेट्स ऑफ द DAD। और दोस्तों क्या करता है, बजट एस्टिमेट बनाना है, ठीक है, तो उसमें रेस्पेक्ट में लोकली कंट्रोल्ड हेड जो है मेरे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है, सारा जो काम है वो ये दोनों सेक्शन करेंगे। और दोस्तों कैश रिक्वायरमेंट है DAD के लोगों की, ठीक है, DAD का जो कुछ भी दोस्तों एस्टिमेट होता है हमारा, राइट, कितना पैसा हमें चाहिए DAD का ऑफिशियल्स के लिए, वो सारा काम भी यही सेक्शन करता है। राइट, अब दोस्तों इसको याद रखना, क्योंकि अकाउंट सेक्शन में कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वहाँ पे ये बताऊंगा कि यार पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें अकाउंट सेक्शन में होती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसको पर्टिकुलर आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों CCH और LCH क्या होता है। दोस्तों 6 नंबर का सवाल आपके आ सकता है, एक बार दोबारा सुनिए। CCH का मतलब है सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड। राइट, CCH का मतलब दोस्तों सेंट्रली कंट्रोल्ड हेड। कैसे याद रखना आपको दोस्तों, पे एंड अलाउंसेज ऑफ द रेगुलर पर्सोनल आर्मड फोर्सेज। CCH के अंदर दोस्तों क्या है, पे एंड अलाउंसेज ऑफ द रेगुलर पर्सोनल ऑफ द आर्मड फोर्सेज। आर्मड फोर्सेज के रेगुलर पर्सोनल है, उसके पे एंड अलाउंसेज जो कि ऑब्लिगेटरी इन नेचर है। राइट, वो किस पे डिपेंड करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और कॉम्पोजिशन पे आर्मड फोर्सेज की। और दोस्तों कौन प्रिपेयर करते हैं, ये आर्मड फोर्सेज हेडक्वार्टर। राइट, लोकली कंट्रोल हेड के अंदर दोस्तों क्या आ जाएगा, पेमेंट करनी है इंडस्ट्रियल पर्सनस को, स्टोर में काम करते हैं, जो डिपोज में काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन दोस्तों चार्जेस है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, वर्क्स का एक्सपेंडिचर है, पेंशन का दोस्तों एक्सपेंडिचर है, वो सारे लोकली कंट्रोल हेड के अंदर है। बनाता कौन है दोस्तों, कमांड हेडक्वार्टर, इंडिपेंडेंट एरिया और दोस्तों यूनिट के कमांडर लेवल पे ये जो LCH जो है लोकली कंट्रोल हेड है वो बनता है। दोस्तों CCH याद कर लीजिए, LCH ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये आर्मर्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर, ये कमांड हेडक्वार्टर, इंडिपेंडेंट एरिया, यूनिट कमांडर। राइट, अब आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, LPC से रिलेटेड बातें दी गई है। LPC क्या होती है दोस्तों, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंडिविजुअल ट्रांसफ़र हो जाए दूसरी एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो दोस्तों इसकी जो डिटेल है, कौन सी डिटेल, जब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसका लास्ट पे ड्रॉन, कोई एडवांस तो आउटस्टैंडिंग नहीं है उस ऑफिशियल के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये सारा जो काम है वो मेरा LPC के जरिए जाता है। राइट, तो मैं इस ऑफिस से यहाँ पे इसको LPC भेजूँगा, तब उसकी वहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें जो है, सारे जो अलाउंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, उसकी पे स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें मुझे इसको देनी पड़ेगी। क्या क्या डिटेल होगी, लास्ट पे ड्रॉन और एनी एडवांसेज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द ऑफिशियल। प्रोविजनल पेमेंट दोस्तों क्या होता है, पेमेंट मेड इसके एंटिसिपेशन में, क्या पूर्वानुमान में, कि रिसिप्ट ऑफ द सैंक्शन, रिसिप्ट ऑफ द सैंक्शन किससे आएगी, अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आ जाएगी। ठीक है, या तो तब प्रोविजनल पेमेंट करता हूँ मैं, या तब कब करता हूँ, एडिशनल अलॉटमेंट आ जाएगा फंड का टू कवर द एक्सपेंडिचर, किसी भी खर्चे को करने के लिए एडिशनल अलॉटमेंट आ जाएगा। दोस्तों एडिशनल अलॉटमेंट का ध्यान रखना है, ये शब्द नहीं लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। एडिशनल अलॉटमेंट दोस्तों आता है तब उसको प्रोविजनल पेमेंट बोलता हूँ। राइट दोस्तों, ये रेगुलर पेमेंट नहीं होती है, ये रेगुलर पेमेंट से अलग होता है। राइट, इसको मैं प्रोविजनल पेमेंट बोलता हूँ, नॉन एज PP। प्रोविजनल पेमेंट PP ओनली मेड पर्सनल ऑर्डर द PCD CDA। दोस्तों PP प्रोविजनल पेमेंट ओनली मेड पर्सनल ऑर्डर PCD CDA। डेलीगेट कर सकते हैं पावर को एडिशनल या जॉइंट को, बिना अथॉरिटी के PP नहीं कर सकते हम। अथॉरिटी नहीं होगी तो दोस्तों जैसे लिखा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर उस पर एग्री नहीं करती तो प्रोविजनल पेमेंट हमें नहीं देनी है। और दोस्तों लास्ट इसमें क्या बोला गया है, कोई भी मान लो इंडिविजुअल को अंडरटेकिंग दे दे कि हाँ मेरे को एक बार प्रोविजनल पेमेंट दे दो, बाद में इस पैसे को मैं रिफंड कर दूंगा, तो भी आपको नहीं देना है। और दोस्तों ये प्रीवियस एग्जामिनेशन में सेम लाइन पूछी गई है। राइट, अब दोस्तों यहाँ पे PCD CDA आया, एडिशनल CD जॉइंट CD आया, तो ये आपको हायरार्की भी याद आ जानी चाहिए। राइट, क्विक देख लीजिए, जूनियर टाइम स्केल, सीनियर टाइम स्केल, जैग ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, फिर इसके ब्रैकेट में सिलेक्शन ग्रेड, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड प्लस और एपेक्स लेवल। राइट, और दोस्तों इसके अंदर क्या याद रखना आपको, ADJT याद रखना है। CGDA ऑफिस के अंदर CGDA तो आएगा ही, PCD ऑफिस के अंदर, CD ऑफिस के अंदर CDA तो आएगा ही, और IFA ऑफिस के अंदर दोस्तों IFA तो आएगा ही आएगा। CGD ऑफिस की बात करता हूँ तो A सीनियर D, JT सीनियर JT। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एडिशनल लगा दीजिए और लास्ट में खुद CGDA आ जाएंगे। राइट, यहाँ पे कुछ CGD आ जाएंगे। एपेक्स जो हमारी बॉडी है, HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। राइट, इसके बाद देखिए दोस्तों CDM के अंदर ADJT तो आएगा ही आएगा, फिर दोस्तों एडिशनल को यहाँ ले लिया, फिर यहाँ पे ओनली CD आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे CGDA था ओनली, यहाँ पे CD आ जाएगा, फिर यहाँ पे दोस्तों P लगा दीजिए, PCD आ जाएगा। राइट, ये दोनों रैंक इन ऑफिस के अंदर नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों डिप्टी IFA, D था, D उठा लिया, डिप्टी IFA, सीनियर डिप्टी IFA। राइट, फिर दोस्तों JT एडिशनल, CDA था यहाँ IFA आ जाएगा। राइट, अब दोस्तों PCDA था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PIFA आ जाएगा। राइट, नीचे कोई दोनों रैंक नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने IF CDA 13 पढ़ा।
राइट। IFCDA 13 दोस्तों कहाँ यूज होता है? यूज्ड ओनली फॉर केसेस ऑफ फ्रेश चेक इन लिeu ऑफ दोज चेक। दोस्तों IFCDA 13 जो है हम यूज़ करते हैं किस केस के अंदर? दोस्तों हमें फ्रेश चेक इशू करना है। और दोस्तों फ्रेश चेक जो है हम किसके ल्यू में इशू करते हैं? राइट। फ्रेश चेक में क्यों इशू करूँगा दोस्तों? जब मेरा पुराने वाला चेक जो है किसके इल्यू में, जब मेरा पुराने वाला चेक जो है वो लॉस्ट इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में खो गया, राइट, रिटर्न अनपेड, एक्सपायरी हो गई। दोस्तों चेक की कितनी है तारीख, कितनी है दोस्तों? इसकी वैलिडिटी 3 मंथ है, ठीक है। जिस डेट से आप इशू कर दोगे आपको 3 मंथ का टाइम मिलेगा उसके बाद तक उसको कैश करवाने के लिए, राइट। आगे क्या है दोस्तों? डिसऑनर्ड बाय बैंक एनी अदर रीज़न। बैंक जो है डिसऑनर कर दे किसी भी कारण से, मान लो चेक फटा हुआ था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन वो उससे मैच नहीं किए, ठीक है, अमाउंट के अंदर डिफरेंशिएशन आ रहा था, ठीक है, किसी भी प्रकार से डिसऑनर करते। तो दोस्तों 3 चीज़ें याद रखनी। IFCDA 13 फ्रेश चेक इशू करते हैं इसके इल्यू में, या तो चेक खो जाए, राइट, या चेक दोस्तों अनपेड रिटर्न हो जाए एक्सपायरी की वजह से, या डिसऑनर कर दे बैंक किसी भी कारण से, राइट। और दोस्तों IFCDA 13 इशू करने के लिए हमें प्रायर अप्रूवल चाहिए, PCDA, CDA, एडिशनल CDA, जॉइंट CDA, PCDA, CDA, एडिशनल CDA, जॉइंट CDA। अब दोस्तों ये याद रखना है, तो आपको ऊपर वाले 2 हटा दो, इन चारों की ये चारों सेंक्शन दे देंगे तो मेरे IFCDA 13 इशू हो जाएगा। IAF इंडियन आर्मी फॉर्म CDA 13, ठीक है, IFCDA 13 इशू हो जाएगा, ये चारों सेंक्शन दे देंगे। तो दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया आपके डिस्क्रिप्टिव में, तो आपको ऊपर वाले छोड़ देने हैं, AD JT से चालू होकर P तक चला जाना है, राइट। और दोस्तों ये कीप पर्सनल कस्टडी जियो एडमिन, जी जियो एडमिन ग्रुप ऑफिसर जो है हमारा, उसके एडमिन का उसके कीप पर्सनल कस्टडी में रहता है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने NPS के बारे में बताया, नेशनल पेंशन सिस्टम, पहले न्यू पेंशन स्कीम बोलते थे, राइट, 2004 से लागू है ये 1 जनवरी से। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है इसके अंदर फुल फॉर्म्स मैंने आपको बताई, PFRDA की, NSDL की, पुराने नंबर की, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PFRDA, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, पुराने नंबर की दोस्तों परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इसके बाद देखिए दोस्तों RTI एक्ट हुआ, लागू कब हुआ दोस्तों? 12 अक्टूबर 2005 को। इसके बाद देखिए मैंने PIO नियुक्त करना है हर एक सरकारी ऑफिस को, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका हायर रैंक का ऑफिशियल होता है अपेलेट अथॉरिटी, अपीलीय अधिकारी। PIO को दोस्तों 30, 40, 48 घंटे के अंदर सूचना देनी होती है, राइट। 30 नॉर्मल, 40 थर्ड पार्टी से रिलेटेड और 48 घंटे किसी की लाइफ से जुड़ा हुआ मामला हो तो। दोस्तों इसका शुल्क मैंने डिस्कस किया, 0 रुपये है BPL के लोगों के लिए, और जो BPL नहीं है उनको 10 रुपये प्रति एप्लीकेशन। इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने SIC और CIC के बारे में बताया, पहले PIO के पास जाऊँगा, उससे संतुष्ट नहीं हूँ तो अपेलेट अथॉरिटी AP। इसके बाद देखिए दोस्तों इससे भी संतुष्ट नहीं हो तो मैं SIC या CIC के पास जा सकता हूँ, राइट। SIC यानी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और CIC यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। स्टेट का विषय है तो स्टेट के पास, सेंटर का विषय है तो सेंटर के पास जाऊंगा, राइट। समवर्ती सूची का विषय है तो किसी के अंदर भी जा सकता हूं, राइट। दोस्तों 3 प्रकार के विषय हैं, संविधान में बताऊंगा आपको मैं, राइट। और दोस्तों SIC और CIC का कंपोजिशन क्या होता है? 1+10, एक मुख्य सूचना आयुक्त, 10 इससे रिलेटेड जो इसके लोअर रैंक के ऑफिशियल्स होंगे, राइट। और दोस्तों जुर्माना लगा सकता है SIC CIC किस पे? PIO पे, AP पे नहीं लगाएगा, तो 250 रुपये लगा सकता है प्रतिदिन, और मैक्सिमम 25,000 तक ये जुर्माना जा सकता है, राइट। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन करवाई, चैप्टर नंबर 3 और 4 की इकट्ठी रिवीजन करेंगे। अब अपने दोस्तों चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन अपने स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर चैप्टर है हमारा, राइट। दोस्तों 2 स्लाइड के अंदर इसको कंप्लीट कर दूंगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट भी है, राइट। इससे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या है इसके अंदर दोस्तों, 2001 और 1999 के अंदर ये सवाल पूछा गया था, टू अरेंज फॉर कैश असाइनमेंट्स ऑन ट्रेजरी के अंदर दोस्तों कैश असाइनमेंट को उपलब्ध करवाना, एंड द बैंक्स इन फेवर ऑफ द डिसबर्सिंग ऑफिसर ऑथोराइज्ड टू मेक पेमेंट्स। तो दोस्तों ये जब लाइन पर आपको पढ़ोगे तो इसके अंदर बहुत भारी भारी शब्द दिए गए हैं, कैश असाइनमेंट, ट्रेजरी, राइट, डिसबर्सिंग ऑफिसर, राइट, बैंक तो चलो आपको पता है, फिर भी तो दोस्तों इन सब की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नंबर 1 दोस्तों आपको बैंक बताता हूँ, इजी से टफ की ओर जाएंगे। बैंक दोस्तों क्या है? RBI और एनी ऑफ इट्स ऑफिसेस और ब्रांचेस, राइट। RBI है या उसका कोई ऑफिस है या उसकी कोई ब्रांच है, राइट, नंबर 1 बात। दूसरा है दोस्तों SBI है, उसका कोई ऑफिस है, राइट, उसकी कोई ब्रांच है, राइट। SBI दोस्तों RBI जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है, और दोस्तों SBI जो है वो RBI के बिहाफ पे काम करता है, राइट। तो अल्टीमेटली SBI भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करेगा, राइट। दोस्तों SBI की कोई भी ब्रांच है वो एजेंट है RBI की। कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी ऑथराइज्ड हैं, कौन कौन से? ICICI, IDBI, HDFC और एक्सिस। दोस्तों कैसे याद रखना है इसको, ट्रिक मैंने आपको बताई थी, IIAH, ठीक है। ICICI, आई से आपको याद रहेगा, इस C को D कर देना दोस्तों, IDBI, राइट। फिर आगे HDFC और एक्सिस, ये तो काफ़ी बड़े बैंक है, याद रहेंगे आपको। इसके बाद आएगा दोस्तों डिसबर्सिंग ऑफिसर। डिसबर्सिंग ऑफिसर दोस्तों कौन होता है? डिसबर्सिंग पैसा बांट रहा होगा मुझे लग रहा है, राइट। डेफिनेशन देखिए दोस्तों, जो ड्रॉ बिल्स करता है, जो बिल्स को ड्रॉ करता है और मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे दोस्तों राष्ट्रपति, हमारा प्रधानमंत्री, हमारे जो और मंत्री जो हैं हर जगह जाके दोस्तों पैसा तो नहीं बांट सकते, तो उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ ऑफिसर्स बना रखे हैं जो बिल्स को ड्रॉ करते हैं और पेमेंट में करते हैं। दोस्तों पेमेंट जो है बिल के
बिहाफ पे ही होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कंटिंजेंट बिल, ठीक है। अभी दोस्तों पिछले साल आपने देखा होगा जो LTC जो मिली है हमें, वो स्पेशल पैकेज के रूप में मिली है, ठीक है। और कोविड के कारण जो लोग बाहर नहीं जा पाए, तो हमने क्या किया, अपने जो फैमिली डिपेंडेंट हमारे रैंक के हिसाब से हमने पैसा ड्रॉ किया, ठीक है। किसी को 8,000 मिला, किसी को 16,000, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पैसा कुछ ड्रॉ किया। तो देखा होगा आपने दोस्तों कंटिंजेंट बिल बनाया था, राइट। और दोस्तों एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है, ठीक है। आप ऑफिस में जाइए, अपने आपके सीनियर ऑडिटर्स जो हैं, हमारे आपके जो सीनियर्स हैं, उनसे पूछिए सर आपको ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है तो आप उसको कैसे लेते हो, तो दोस्तों वो भी कंटिंजेंट बिल बना के उसको लेते हैं, राइट। तो दोस्तों जो भी पैसा ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। दोस्तों मेरे ऑफिस के अंदर मेरा BSNL का बिल आता है ब्रॉडबैंड का, ठीक है। तो दोस्तों वो मैं कैसे भेजता हूँ उसको, तो वो दोस्तों उसका रीइंबर्समेंट भी मैं कंटिंजेंट बिल के जरिए भेजता हूँ, राइट। तो दोस्तों सारी जो है बिल्स जो हैं वो कंटिंजेंट बिल, मान लो बिल के बिहाफ पे दोस्तों पेमेंट करी जाती है। तो वो बिल मेरे ऑफिस के अंदर जाएगा, मेरे मेन ऑफिस के अंदर, उसके किसी सेक्शन के अंदर जाएगा, राइट। वो भले AN में जाए, AN पे में जाए या पे सेक्शन में जाए, ठीक है। तो वो उस बिल के बिहाफ पे पेमेंट कर देंगे, राइट। तो डिसबर्सिंग ऑफिसर कौन है, जो ड्रॉ करता है बिल्स को, ठीक है, जो मतलब बिल्स को लेता है और पेमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। कौन कौन सा हो सकता है दोस्तों, कोई HOD हो सकता है, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, वेयर ही हिमसेल्फ डिस्चार्ज सच फंक्शन, मतलब या तो हमारे CGD साहब खुद ही ये सारा काम कर लें, ठीक है, या फिर दोस्तों उन्होंने आगे भी ये पावर डेलीगेट कर दी, राइट। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी गवर्नमेंट का काम चलता है। बैंक समझ में आया आपको, डिसबर्सिंग ऑफिसर समझ में आया दोस्तों। ट्रेजरी आपको क्या होता है दोस्तों, ट्रेजरी दोस्तों एक बहुत ही मतलब ऐसा शब्द है जो बहुत ही वास्ट शब्द है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, राइट। हमें दोस्तों इसको कैसे समझना है, ट्रेजरी का मतलब है एक प्लेस है जहाँ पे कोई फंड पड़ा है, राइट। आपकी घर की तिजोरी दोस्तों आपके लिए ट्रेजरी है, मेरे घर की तिजोरी दोस्तों मेरे लिए ट्रेजरी है, मेरी जेब दोस्तों मेरे लिए ट्रेजरी है, राइट। तो देखिए दोस्तों डेफिनेशन का, ए प्लेस वेयर फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट आर केप्ट एंड डिसबर्स्ड, कोई दोस्तों ऐसी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा पड़ा है, राइट, और दोस्तों वो रखा जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा जाता है, ठीक है। उसको बोलता हूँ मैं ट्रेजरी, राइट। दोस्तों गवर्नमेंट ट्रेजरी भी बोला जाता है। और दोस्तों ट्रेजरी का रेफरेंस और भी इस टाइप में भी लिया जाता है, जहाँ पे बैंक की कोई ब्रांच नहीं है वहाँ पे भी दोस्तों ट्रेजरी जो है वो पैसा रखती है, राइट। और दोस्तों कई बार इस रेफरेंस में भी लिया जाता है, मान लो कोई बैंक है तो दोस्तों उस वहाँ पे एक कोई ट्रेजरी ब्रांच है, राइट। तो उस बैंक को एक ट्रेजरी जो है वो पैसा उस बैंक को देगी, राइट। दोस्तों ट्रेजरी का फंक्शन एक इस एस्पेक्ट में भी देखा जाता है कि कोई भी ब्रांच नॉमिनेटेड है पैसा रखने के लिए गवर्नमेंट का। तो दोस्तों मोटा मोटी बात यह है कि ट्रेजरी जब भी आपको दिखे तो आपको एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि वहाँ पर पैसा रखा हुआ है गवर्नमेंट का, ठीक है। वो किसी भी यूज़ के लिए हो सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वापस गवर्नमेंट में जमा करवाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन उस पैसे से हम कर सकते हैं, राइट। वो गवर्नमेंट का पैसा है, एक तिजोरी है जहाँ पे एक पैसा रखा गया है। आगे चलिए दोस्तों, बैंक हो गया, डिसबर्सिंग ऑफिसर हो गया, ट्रेजरी हो गया, अब क्या बचा है, कैश असाइनमेंट। कैश असाइनमेंट देखिए दोस्तों क्या होता है। अब देखिए दोस्तों कैश असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब कैश असाइनमेंट क्या है दोस्तों, एक लेटर ऑफ क्रेडिट है। दोस्तों क्रेडिट क्या होता है, पैसा, ठीक है। क्रेडिट क्या है दोस्तों, साख बोलते हैं हिंदी में, पैसा बोलते हैं। एक लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब एक लेटर दे दिया जिसके ऊपर पैसे की कोई लिमिट लिखी गई है, ठीक है। मैं आपको कोई पेपर दे दूं, ठीक है, मान लो ये दे दिया, ये पेपर है, राइट। मैं आपको ये पेपर दे दूं तो ये दोस्तों इसके ऊपर कुछ मैं लिमिट लिख दूं 50,000 रुपये, ठीक है। तो इसको ये हो गया लेटर ऑफ क्रेडिट आपके लिए, राइट। तो ये कैश असाइनमेंट दोस्तों एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, किसके फेवर में, डिसबर्सिंग ऑफिसर। दोस्तों डिसबर्सिंग ऑफिसर क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे बिल्स को ड्रॉ करता है, राइट। बिल्स को ड्रॉ करता है और पेमेंट करता है। अभी अपन पढ़ा था ऑथराइजिंग ए पर्टिकुलर ट्रेजरी ऑफिसर और द बैंक। पर्टिकुलर ट्रेजरी ऑफिसर दोस्तों क्या होता है, जो ट्रेजरी का ध्यान रखे वो मेरा ट्रेजरी ऑफिसर हो गया, राइट। जो मेरे ट्रेजरी का ध्यान रखेगा वो मेरा भाई ट्रेजरी ऑफिसर हो गया, राइट। येस और नो। तो दोस्तों कैश असाइनमेंट क्या है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, किसके फेवर में, डिसबर्सिंग ऑफिसर के, राइट, जो ऑथोराइज कर रहा है एक पर्टिकुलर ट्रेजरी ऑफिसर को या किसी बैंक को, राइट, टू मेक पेमेंट्स डिमांडेड बाय हिम अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड देयरिंग। जो उस लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर जितनी लिमिट लिखी गई है उसके बिहाफ पे वो बैंक या ट्रेजरी उसको पैसा दे दे। समझ में आया दोस्तों बातें। और दोस्तों हमारे PCD का क्या रोल है इसके अंदर, राइट। तो दोस्तों हम एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसको बोलते हैं IAFA 277, राइट। और दोस्तों ये रजिस्टर आपको 100% याद नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर, बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं आते रहते हैं हमारे, ठीक है। तो आपको ऐसा याद रखना है कि ड्राइंग अगेंस्ट असाइनमेंट्स, जो असाइनमेंट जो है कैश असाइनमेंट, उसके अगेंस्ट में जो भी ड्राइंग हुई है ग्रांटेड टू डिसबर्सिंग ऑफिसर विल बी वास्ड बाय मींस ऑफ द कैश असाइनमेंट रजिस्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं कैश असाइनमेंट रजिस्टर, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों 324, 340 और 350 पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो D सेक्शन से रिलेटेड थी। क्या है दोस्तों, DP शीट। ये 2 अप्रैल 2009 के पेपर फर्स्ट और सेकंड के अंदर पूछा गया है, राइट। तो DP शीट क्या होती है दोस्तों, शेड्यूल 3 अप्रैल 2009 के इसी पेपर के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों DP शीट क्या है, डेली पेमेंट शीट, ठीक है। कंसर्न्ड ऑडिट सेक्शन इसको तैयार करता है, राइट। दोस्तों नाम है जैसे कि डेली पेमेंट शीट, डेली बनती है, राइट। और दोस्तों इसके ऊपर DV नंबर लिखा जाता है जो कि कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर होता है, डिसबर्समेंट वाउचर नंबर, ठीक है। जो बिल पास हो गया है उसके ऊपर कंपिटेंट अथॉरिटी ने साइन कर दिए, उसके ऊपर मैं DV नंबर लिख के इसको दोस्तों D सेक्शन को सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो DP शीट दोस्तों बनाता मेरा ऑडिट सेक्शन है कंसर्न, और इसको
इसको सेंड करते हैं हम डी सेक्शन को। डी सेक्शन दोस्तों क्या करता है, इस डीपी शीट में जो जो चीज़ें मेंशन है, जो जो पेमेंट हमें करनी है, उसके खिलाफ ये चेक इशू करता है या SBI CMP पेमेंट करता है। राइट, तो ये मेरे डीपी शीट का काम हो गया। डेली पेमेंट शीट आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसके बाद देखिए दोस्तों शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 दोस्तों क्या होता है कि जो कंसर्न ऑडिट सेक्शन ने डीपी शीट जो डी सेक्शन को दी है, तो ये तो डेली पेमेंट करता रहेगा। तो दोस्तों मंथ के एंड के अंदर ये शेड्यूल ऑफ मंथली ड्राइंग्स इज नोन एज शेड्यूल 3। मंथ के एंड के अंदर ये एक शेड्यूल बनाएगी, ये एक सूची तैयार करेगा डी सेक्शन, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होगी डेट वाइज की, भाई इतनी डेट को इतना सारा पैसा निकला है, तो वो सारे उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलता हूँ दोस्तों मैं, शेड्यूल 3। ठीक है, पूरे मंथ में जितना पैसा निकलेगा उसका शेड्यूल 3 तैयार होगा। और दोस्तों शेड्यूल 3 की एक कॉपी जो डी सेक्शन है वो अकाउंट सेक्शन को भेजता है। राइट, और दोस्तों अकाउंट सेक्शन शेड्यूल 3 का क्या करता होगा, जो उसके पास DMS जो आते हैं, डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें दोस्तों अगर आपको लिंकिंग के लिए चाहिए तो अकाउंट कोड के चैप्टर नंबर 6 जो है पूरा देख लीजिए दोस्तों। 1000% गारंटी है मेरी डीपी शीट शेड्यूल 3, जो डेबिट स्क्रॉल, क्रेडिट स्क्रॉल, ठीक है, इनसे रिलेटेड एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। राइट, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आप 100% करके आओगे। और दोस्तों कुछ शॉर्ट्स भी अपलोडेड हैं हमारे डीपी शीट और शेड्यूल 3 से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट्स मतलब 30 सेकंड के जो वीडियो रहते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आप रिवाइज करिएगा दोस्तों। PDF आपको PDF ऐसे एग्जाम में मिल जाएगी। राइट, तो वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्रिप्शन जरूर दें, अपने दोस्तों से करवाएं। दोस्तों आप कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और मोटिवेट होता हूँ और अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।